हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है एंड मेरे फेवरेट हीरो का है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड निंग से होती है, जो कि टैंग फैमिली से बिलोंग करती है। इसके पेरेंट्स का किसने कत्ल कर दिया था? एक ग्रैंडमा थी जिनकी की लाइफ मिसिस शाओ रैन के कब्जे में ही होती है। मीन उनकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज्ड थी और बस उसी का ही नाम लेके मिसिस शाओ रैन हमेशा ही इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा ही बुली किया करती हैं। एक्चुअली में वो इसकी शादी अपने पोते जिंग से करवाना चाहती हैं कि तुम हमारी फैमिली के लिए लकी हो, तुम्हीं से ही मेरा ग्रैंडसन पैदा होगा। इसे फिलहाल तो ड्रग्स दे के यही डरा धमका रही थी कि अगर तुमने आज की रात मेरे पोते को खुद को टच ना करने दिया तो फिर देख लेना कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का क्या हशर करती हूँ। पहले तो तुम्हारे मॉम डैड है नहीं, अब तुम्हारी ग्रैंडमा भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। ये बेचारी तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी एंड देन यही बोल रही होती है कि आप जैसा मुझे करने को बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अब वैसे एक ड्रेस दे के अपने ही पोते के पास जाने का बोल के वहाँ से चली ही गई थी। नेक्स्ट सीन में ही हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम क्या है चिन सिनियान। चिन सिनियान आज ही अपने भतीजे के रूम में ही आया था उससे मिलने के लिए। खैर अब फिलहाल जिंग तो इधर नहीं आया होता, ये भी चिन फैमिली से ही बिलोंग करता है। अब इधर ही निंग को गलत फहमी हो जाती है कि जिंग कोई और नहीं बल्कि यही है। अब आते ही इसकी गोद में बैठ गई थी, कुछ और तो बोलने का मौका नहीं देती, यहीं पे इंटीमेट हो गए थे। अब हमारा हीरो भी इसी बात का ही फ़ायदा उठाता है। इसे पता चलता है कि ओह नो, मुझसे तो एक गलती हो गई, यहाँ पे तो जिंग था ही नहीं बल्कि ये तो कोई और पर्सन है। अब बेचारी जैसे ही बाहर से जिंग के आने की आवाज़ें सुनती हैं, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आ रहा था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये तो एक नंबर का टर्की बॉय है। इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है लिन, जिसे कि ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। अब फिर ये साहब तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले थे कि मैं तुम्हारा कहा क्यों मानूं। अगर हम दोनों ने रात स्पेंड किया है तो ये सबको पता चल ही जाए तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन ये मिन्नतें कर रही होती है कि आप मिसिस शाओ रैन को नहीं जानते हो कि वो कितनी ही स्ट्रिक्ट किस्म की लेडी हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो मन में ही सोच रही थी कि वो पता नहीं मेरी ग्रैंडमा का क्या हाल करेंगी। इसलिए कह देती है कि आप जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं फ़ौरन से ही आपके पास आ जाऊँगी। बस फिलहाल जिंग आपको नहीं देखना चाहिए। ये भी अब ओके कहता हुआ वहाँ से चला ही गया था। और तभी जैसे ही जिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुँचता है तो सामने से उसकी नज़र पड़ गई थी इस पे। सो पूछने लगा था कि तुम इधर क्या कर रही हो, कहीं किसी और लड़के के साथ तो नहीं थी, कि बाद में फिर मुझ पे इल्ज़ाम लगा देना। विंडो के पार देखने की कोशिश करता है बट तब तक तो सिनियान वहाँ से जा चुका था। अब इसका तो यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है। सो निंग इसे इसकी गर्लफ्रेंड के पास छोड़ के वहाँ से चली ही गई थी। बाहरी हमें सिनियान को दिखाया जाता है जो कि पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ था। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि ये इलीगल चाइल्ड था चिन फैमिली का। खैर जिंग और उसकी जो ग्रैंड है ना, कभी भी उन्होंने इसे अपनी फैमिली में जगह दी ही नहीं। इसकी मॉम और इसे हमेशा ही बुली किया करते थे। एक दिन जैसे ही कुछ मेड्स वगैरह इसे तंग कर रही थी तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एंट्री हो गई थी निंग की। तब वो भी काफ़ी छोटी थी। अब उन्हें भी डांट के वहाँ से भगा देती है कि अगर मज़ीद आपने इस लड़के को बुली किया तो मेरे पास गन है, मैं आपको शूट कर दूंगी, समझी। खैर वो मेड्स तो वहाँ से चली गई थी। तब तो टैंग फैमिली का भी बड़ा ही रोब हुआ करता था। मेड्स के भागने के बाद ही ये इस बच्चे को भी समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। अब ये तो उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करने का भी प्रॉमिस कर लेती है। उनके ये भी सोच लिया था कि बड़े होकर मैं आपसे ही शादी करूँगी। अब निंगी टैंग फैमिली से बिलोंग करती है, इस बारे में तो सिनियान को खबर मिल गई थी। अब जैसे उसे मालूम हुआ था कि जिसके साथ भी आज उसने नाइट स्पेंड की है वो निंगी है, तो इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्योंकि बचपन में उन सारे प्रोमिसेस को इसने सीरियस ले लिया था कि बड़े होकर निंग मुझसे ही शादी करेगी। बट अब निंग को तो वो सारी बातें ही भूल गई थी, लेकिन इसे याद था कि निंग कैसे इसकी कितनी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। इसे यहाँ से जाते हुए देख के वो फ़ौरन से पीछे से आ जाता है। अब ये थोड़ा सा घबरा रही होती है कि अगर मिसिस शाओ रैन को पता चल गया कि मैं किसी और लड़के के साथ थी तो पता नहीं क्या कर लेंगी मेरे साथ। इसलिए से चुप रहने को ही बोलने लगी थी। अब जैसे कि उसने इसे कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, इसे किस करने के साथ साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, अपनी गाड़ी लेके जाने लगा था। ये एक स्प्रे उस पर करना तो चाह रही होती है। सिनियान ने इसका हाथ पकड़ लिया था और ये भी कह रहा होता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, अगर देखो मज़ीद ऐसे ही करती रही तो मैंने सबको जाके फिर बता देना है कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप क्या है।
ये काफ़ी ज़्यादा ही घबरा रही होती है। खैर फिर पता नहीं इसे क्या सोचता है, कह देता है कि ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैं तुम्हें घर पे नहीं लेके जा रहा हूँ और ना ही किसी को बताऊँगा। अगर कल को पता चल जाए तो मुझ पे ब्लेम मत करना। अब उससे जान छुड़ा के जैसे ही घर पे पहुंची थी तो आगे से मिसेस शाओरेन इसे पकड़ लेती हैं। इधर ही इसकी बॉडी पे निशान को चेक करने लगी थी। अब यहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि मेरे पोते के साथ ही सो के आई है, इसलिए वो इसे जाने देती हैं। अब फिर ये मन में सोच रही होती है कि अगर इन्हें मैं सारी सच्चाई का बता देती तो इस तरह से तो ग्रैंडमा को कभी भी मैं नहीं बचा पाती। वैसे भी एम्बेरस तो फील कर ही रही होती है कि देखो इन लोगों को मैंने कितना बेवकूफ़ बना दिया है, बट क्या करती, अपनी ग्रैंडमा की खातिर तो इसे ऐसा करना ही पड़ गया था। अब बहुत जल्दी इसकी इंगेजमेंट होने वाली थी जिंग के साथ। वो तो खुश हो रही होती हैं कि अब तो फाइनली मुझे मेरा ग्रैंडसन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें इसकी और जिंग की इंगेजमेंट सेरेमनी का ही सीन दिखाया जाता है। इधर ही लिन मैडम इस बेचारी पे जैसे ही ड्रिंक गिराने के लिए आई थी, ये उसका हाथ पकड़कर नीचे ही गिरा लेती है। और यहाँ पे तो जिंग साहब आके सिर्फ और सिर्फ लिन को ही देखने लगे थे कि क्या तुम ठीक हो, और इसे भी बातें सुनाना शुरू कर देता है कि पहले ही मैं इतनी मुश्किलों से तुम्हारे साथ इंगेजमेंट कर रहा हूँ और ऊपर से देखो तुम्हारी हरकतें, तुम लिन के साथ क्या करना चाह रही थी। अगर ऐसे ही करती रही ना तो फिर मैंने तुमसे तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। अब कुछ लोग तो ये सब कुछ सुन के बातें ही बनाना शुरू कर देते हैं, इसे ही काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहे थे। तो ये क्या करती है, सब कुछ अपनी ग्रैंडमा की वजह से ही बर्दाश्त कर ही रही होती है। अब इससे पहले कि इनकी इंगेजमेंट स्टार्ट होती, यहीं पे ही एंट्री हो गई थी जिन सिनियान की। निंग तो इसे देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है कि जो मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी ये पर्सन आके सबको बता तो ना देगा, अब मैं क्या करूँगी, अब तो मैं पकड़ी ही गई। खैर अब जैसे ही जिंग इसे अपने अंकल कह के बुलाता है और साथ ही साथ मिसेस शाओरेन का रवैया भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो निंग को भी समझ आ जाती है कि ये तो जिन फैमिली से ही बिलोंग करता है। खैर वो सारे जो भी कह लेते, इन सारी बातों का जिन सिनियान पे तो कोई असर नहीं होने वाला था। तो जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करता है, ये डर जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। खैर वो इसके पास आने की बजाय अब उसकी बातों का रुख लिन की तरफ हो गया था। पहले तो उसे अपने क्लोज कर लेता है एंड देन उसे काफ़ी सारी बातें सुनाने के बाद ही ज़मीन पे धक्का मार देता है। अब वो सारा कुछ देख चुका था कि कैसे अभी थोड़ी देर पहले जिंग और लिन दोनों ही कैसे बुली कर रहे थे इस बेचारी निंग को। इनकी जो रात वाली वीडियो थी वो सारे ही गेस्ट के सामने उसने प्ले कर दी होती है कि कैसे पर्सनैलिटी है जिंग की। उल्टा जो कि ये शादी कर रही है उसके साथ, यहाँ पे तो सिंपैथी के लायक सिर्फ और सिर्फ निंग की है। कैसे उसके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। जो भी मेहमान वगैरह आए होते हैं बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे इनकी इंगेजमेंट होगी। ये सब कुछ देखने के बाद आखिर को निंग का क्या रिएक्शन होता है। निंग कोई ख़ास रिएक्ट नहीं करती कि अगर इसका बाहर कोई अफेयर चल भी रहा है तो मुझे इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वाइफ तो मैं ही बनूंगी इनकी। ये सब कुछ सुन के तो पीछे से जिन सिनियान तो क्लैपिंग ही करने लगा था कि वाह बड़ी ही हिम्मत है इस लड़की में। अब इसे क्या पता कि बेचारी ये सब कुछ किस लिए कर रही है। बेचारी को कितनी ज़्यादा ही बर्दाश्त करना पड़ रहा था अपनी ग्रैंडमा की वजह से ये सब कुछ। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे अचानक ही इसकी ग्रैंडमा की तबीयत बिगड़ गई थी। ये फ़ौरन से उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंची थी। पहले इसके मॉम डैड का कत्ल हो रह गया था, ऊपर से एक ग्रैंडमा ही थी जिन्हें कि ये खोना नहीं चाहती थी। अब इनकी सर्जरी करवाने के लिए जो कि डॉक्टर ने इतने सारे पैसे मांग लिए थे ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऐसे ही परेशान से बैठी थी। ये सब कुछ तो मिसेस शाओरेन को मालूम हो गया था, सो वो ऊपर से पहुंचती हैं कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और मेरे पोते की सेम है। मुझे हॉरोस्कोप से तो यही मालूम हुआ है कि तुम्हें हमारी फैमिली को ग्रैंडसन दे सकती हो। अगर ऐसा तुमने कर दिया तो तुम्हारी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट हम करवा लेंगे। बस एक डील ही तो करनी है, तुम्हें हमें हमारा ग्रैंडसन दे देना है, उसके बाद तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगा। अब ग्रैंडमा की खातिर ये तो फ़ौरन से ही मान गई थी, तभी ही तो अब इसे इंगेजमेंट भी कर रही होती है। अब इन सारी बातों को सोच ही रही थी कि ऊपर से हमारा हीरो जो कि पहले ही जेलिस फील कर रहा था, आते ही इसे ज़बरदस्ती किस करना शुरू कर देता है। अब बाहर से ये सारी आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी जो कि अपनी ग्रैंडमा के कहने पे निंग को देखने के लिए आया होता है। उसे ढूंढना शुरू कर देता है कि निंग क्या तुम यहाँ पे हो। अब ये बेचारी इसे खुद से दूर रहने को ही बोलने लगी थी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जिनको खबर मिले कि हम दोनों साथ में हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो उसने सीधा जाके मिसेस शाओरेन को बता देना है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अब बार बार वो कह रही होती है। सो फाइनली ये उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था।
अब जैसे ही अंकल की आवाज़ सुनता है, ये तो पहले ही उससे काफ़ी ज़्यादा डरता है, इसलिए फ़ौरन से जिंग साहब तो वहाँ से भाग गए थे। अब पीछे से ये तो उसे अपने साथ डील करने को ही बोलने लगा था कि अगर तुम मेरी लवर बन गई तो इस फैमिली को डील करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। बट निंग तो साफ मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपकी ये ऑफ़र कबूल नहीं है। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और पीछे से हमें हमारे हीरो के फेस पे इविल सी स्माइल दिखाई जाती है कि देखता हूँ कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत कैसे नहीं पड़ती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जाके इसे पता चलता है कि इसकी ग्रैंडमा का ट्रांसफ़र किसी और रूम में ही करवा दिया गया। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं या मिसेस शाओरैन उनके साथ क्या करने वाली हैं, इसलिए मिसेस शाओरैन के पास पहुंचती हैं कि आप जो भी मुझे करने को कह रही हैं मैं वही कर रही हूँ, फिर भी मेरी ग्रैंडमा को आपने किधर भेजा हुआ है। अब यहाँ पे आगे से वो बोल देती हैं कि ठीक है, अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मेरा एक और काम कर दो। कितने दिन हो गए जिन घर पे नहीं आया है, देखो कैसे वो किसी और लड़की के साथ ही नाइट स्पेंड किया करता है। इस तरह से तो तुम दोनों कभी भी मुझे ग्रैंडसन नहीं दे पाओगे। अगर वाकई में तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलना है तो जाओ, इस वक्त वो जिस भी क्लब में मौजूद है उसे यहाँ पे लेके के आओ। ये बेचारी अब फ़ौरन से उस क्लब के बाहर पहुँचती है तो आगे से गार्ड्स के थ्रू इसे पता चलता है कि इसके यहाँ पे आने पे पाबंदी लगा के रखी है जिंग ने, स्पेशली के डॉग्स और टैंग निंग निंग को तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने देना। अचानक जैसे ही देखती है कि कुछ कॉल गर्ल्स आई हुई हैं, ये तो उनके पीछे पीछे ही क्लब में आ गई थी और यहीं पे एक पर्सन आके इसे पकड़ लेता है। खैर उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तुम टैंग फैमिली से बिलोंग करती हो या कि चिन फैमिली की बहू बनने वाली हो, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मैं जानता हूँ कि जिंग तो तुम्हें कोई खास भाव नहीं देता है, उसका तो अफेयर चल रहा है लिन के साथ, वो उसे ही पसंद करता है। आज तो तुम्हें कोई भी यहाँ से मुझे बचाने के लिए नहीं लेके जाएगा, क्योंकि किसी को तुम्हारी कोई परवाह है ही नहीं। अब जैसे इसके क्लोज आके से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, निंग तो उसके एयर पे बाइट करके वहाँ से भागना तो चाह रही थी, बट तभी सीनिया ने आके इसे पकड़ लिया था। अब यहाँ पे ये होती है और वो ना आता, ऐसे कैसे हो सकता था। फिलहाल तो उसे साइड पे धक्का दे देता है कि मेरा तुमसे कोई भी वास्ता नहीं है, पहले ही मैंने तुम्हें जो ऑफ़र दी थी मेरी तो तुमने एक्सेप्ट की ही नहीं बल्कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब जो कोई भी तुम्हारे साथ करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है, मैं तो नहीं रोकने वाला हूँ। यहाँ पे ये पर्सन तो खुश हो के दोबारा से इससे बदतमीजी करना शुरू कर देता है। अब तो जो साथ ही एक वाइन की बोतल पड़ी हुई थी उसके सर पे मार के वहाँ से भागने की ही कोशिश करने लगी थी और मन में भी सोच रही होती है कि अगर मुझे इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से वाकई में पीछा छुड़ाना है तो क्यों ना मुझे सीनियान की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी ये जान गई थी कि हो ना हो वो मुझ में इंटरेस्टेड है, तभी तो हर बार मेरी मदद करने के लिए भी आ जाया करता है। वैसे भी उसकी लवर बनने में हर चीज़ क्या है। अब फ़ौरन से उसके पास आके बोल देती है कि आप मेरा इसे पीछा छुड़ा लें, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये सुन के तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब मिस्टर जियांग ने इसकी गर्ल को टच करने की कोशिश की थी। एक कटर उसकी तरफ फेंकता है कि जिन उंगली से तुमने इसे टच किया अभी का भी काट दो। जो कि इसने ऑर्डर दिया था वही जियांग को करना पड़ जाता है। ये सब कुछ देख के निंग में भी हिम्मत आ जाती है कि वाओ ये तो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए मिस्टर जियांग से बोल रही होती है कि मिसेस शाओरैन को और जिनको स्पेशली नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं किसके साथ हूँ, वरना इससे भी ज़्यादा बुरा हाल कर सकते हैं तुम्हारा ये। वो डर के मारे वहाँ से भाग गया था और ये तो उसे अपने हाथों ही ले लेता है। इससे पहले कि मज़ीद इसके साथ रोमांटिक होता वो रोक लेती है कि आज अच्छा मौका नहीं है, किसी और दिन से ही। वो इसे अब साइड पे धक्का दे देता है कि इसका मतलब है कि तुमने मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। यार वो इसे अब कैसे पंगा ले सकती थी, इसलिए कह देती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया। वो कह देता है कि ठीक है अगर रिजेक्ट नहीं किया तो हमारे रिलेशनशिप के बारे में जिनको तो कम से कम मालूम हो जाना चाहिए। फ़ौरन से जिनको कॉल मिलाता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ और रूम नंबर भी बता दिया था कि यहाँ पे पहुँच जाओ। और वो साहब भी आगे होते हैं कि अंकल आखिर मुझे किससे मिलवाना चाहते हैं। इससे पहले कि वो डोर ओपन करता ये बेचारी तो काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गई थी। फ़ौरन से अंकल को किस कर लेती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दे, मैं जिनको नहीं देखना चाहती हूँ। अब उसने इसका फेस छुपा लिया था। अब ये समझ रहे होते हैं कि शायद अंकल अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हैं, इसलिए वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी इसे ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है, इनकी मिसेस शाओरैन की, जो कि जिंग से निंग का ही पूछ रही होती हैं कि वो तो तुम्हें लेने के लिए आई थी बट खुद ही गायब हो गई है, वो कहाँ चली गई। अब इसे डाउट होने लगा था कि कहीं मेरे अंकल के रूम में जो लड़की मौजूद थी वो निंग तो नहीं थी।
मुझे इस बारे में क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। इससे पहले कि डोर ओपन करता, ऊपर से लिन आ जाती है कि मैं कब से ही वेट कर रही थी, आप कहाँ गायब हो गए थे। ये कह देते हैं कि हाँ बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था क्योंकि मुझे पता चला है कि अंकल की कोई गर्लफ्रेंड भी है। खैर कोई नहीं है, मेरा उनसे क्या लेना देना, और बस लिन के साथ ही वहाँ से चला गया था। नींग को तो इसकी गर्लफ्रेंड बनने से कोई भी एतराज़ नहीं रहा था कि जब भी मैं इसकी मदद मांगती हूँ ये मेरी फ़ौरन से ही करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे तो इसने उससे अपना फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था कि जब भी कॉल करूँगा तुम्हें पिक करनी ही पड़ेगी, और दूसरे नंबर पे कि अब से तुम मेरी गर्ल हो, सो किसी और आदमी के क्लोज जाना भी मत, और ना ही किसी को खुद को टच करने देना। अगर तुमने ऐसा किया ना फिर देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। इसने अच्छा खासा उसे वार्न कर दिया था कि जो बातें कह रहा हूँ उस पर अमल भी करना है, ये नहीं कि बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। ये तो प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है मैं किसी को भी खुद के क्लोज नहीं आने दूंगी, जैसा आप करने को बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बड़ी मुश्किलों से उससे अपनी जान बचा के जैसे ही वहाँ से साइड पे जा रही थी तो मैनेजर इसे कॉल गर्ल समझ के इसे जिंग वाली साइड पे ही धक्का दे देते हैं। अब जिंग तो यही देख के खुश हो रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब है कि ग्रैंडमा सही बोल रही थी कि तुम मुझे तलाश करते करते इधर आई हो, बट ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊँगा। जिसके साथ एक पर्सन बैठा होता है, इसे इसका क्लाइंट ही था मे बी, यही बोल रहा होता है कि तुम्हें इसे खुश करना चाहिए, कम से कम इन्हें ड्रिंक तो सर्व करो। ये मना करती है तो वो ज़बरदस्ती इसे पकड़ के ड्रिंक वगैरह ही पिलाने लग गए थे। यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए ऊपर से अंकल भी पहुँच आए होते हैं। अब ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अंकल आप इसकी इतनी फेवर क्यों कर रहे हैं, कहीं आप दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, पहले एक दूसरे से को कैसे जान सकते हैं। अब इन सारी बातों को यहाँ पे सिनियान ने तो इग्नोर कर दिया था, बट ये घबरा जाती है कि जिंग तो है भी अपनी ग्रैंडमा का चमचा, इसे कुछ भी पता चला इसलिए फ़ौरन से ही उन्हें जाके बता देना है। पर मेरी ग्रैंडमा की शामत आ जानी है, इसलिए आगे से बात को टाल देती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में जब मैं तुम्हें तलाश करते करते आई थी तो तभी एक रूम में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी, मैंने समझा कि जिंग तुम हो। जब मैंने डोर ओपन किया तो सिनियान साहब अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ थे, तभी हमारे बीच थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया था, लेकिन वैसे इतना भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है हम दोनों के बीच में। अब झूठ की कहानी तो इसे बनानी पड़ गई थी। फ़ौरन से ये बोल देता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी मैं जानता हूँ कि मेरे अंकल जो कि इतने हाई प्रोफाइल हैं वो तुम जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं। अब जो कि इसने अपने अंकल पे डाउट किया था कहीं वो इस पर गुस्सा ना करे, इसलिए उनकी चमचागिरी भी करना शुरू कर देता है। खैर वो तो जो कि एक पैगाम देने के लिए आए थे इसे कि मेरी जगह पे अपनी ग्रैंडमा को बोल देना कि मेरे पीछे जो अपने फॉलोअर्स लगाए हुए हैं उन पे कंट्रोल करें, वरना जब मैंने एक्शन लिया तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहता हुआ वो वहाँ से चलता बनता। अब मजबूरी में इसे घर पे भी आना पड़ गया था। वैसे भी अपने अंकल का पैगाम जो देना होता है इसने ग्रैंडमा को, इसके पीछे पीछे ड्रंक हालत में तो नींद भी आ चुकी होती है। इन दोनों को ऐसे देख के ग्रैंडमा को एक आइडिया आता है, मेड से कह के पहले तो अपने पोते को कुछ ड्रग्स वगैरह मिला के देती हैं और उसके रूम में भेज दिया था उसने इस बेचारी को भी। इससे पहले कि जिंग खुद को काम करने के लिए इससे बदतमीजी करता, निंग उसे साइड पे कर देती है कि मुझे टच करने की हिम्मत भी तुम्हारी कैसे हुई। अचानक ही कॉल्स आने लगी थी और वो भी वीडियो कॉल। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि ओह नो, अगर सिनियान को पता चल गया कि मेरे रूम में जिंग मौजूद है तो पता नहीं वो क्या करेगा। उसने मुझे खुद ही वार्न किया था कि किसी भी आदमी को खुद को टच नहीं करने देना है। ये है भी ड्रंक, बाहर से लॉक भी कर दिया था मेड ने इनका डोर कि ये दोनों बाहर निकले ही ना। अब जैसे पहले तो इसके क्लोज आता है, इसने कोई चीज़ मार के उसे बेहोश कर दिया था और वॉशरूम में ही छुपा देती है। उसके बाद ही जाके वो कॉल पिक करती है सिनियान की, जो कि यही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि क्या तुम्हारे रूम में अभी अभी कोई था। ये साफ झूठ बोल देती है कि बिल्कुल भी नहीं, आपको लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यार उसे क्या ही मालूम कि कैसे इनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है हमारे हीरो ने, क्योंकि चुपके से ही उसने नज़र रखी हुई थी इस पर कि कोई इसके क्लोज आता है कि नहीं आता। हम सिनियान को तो मालूम हो गया था कि कैसे होशियारी के साथ ही इसने जिंग को वॉशरूम में छुपा दिया। यार इनके बीच अब कुछ हो तो नहीं सकता है। ये भी सो गई थी। जिस तरह से कि ये निंग की इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था, असिस्टेंट को भी मालूम हो जाता है कि ज़रूर ये लड़की हमारे बॉस के लिए स्पेशली है, वरना आज तक किसी भी लड़की को अपने करीब पटकने भी नहीं देते। अगले दिन जिंग की आँख खुलती है तो वो अपने पास ही निंग को देख के एकदम सरप्राइज रह गया था कि कहीं हमारे बीच रात को कुछ हुआ तो नहीं। ये भी आगे से बोल देती है कि हाँ बिल्कुल, और क्या, रात को कैसे तुम ड्रंक हो गए थे और तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ये तो अपने जूते वगैरह उठाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अब हालांकि इनके बीच तो कुछ भी नहीं हुआ था, इसने झूठ बोला था। ऊपर से ग्रैंडमा जैसे ही आती हैं तो उन्हें कहने लगी थी कि आपने जैसा मुझे करने को बोला मैंने कर दिया, अब आप भी अपना प्रॉमिस पूरा करें।
मुझे बताएं कि मेरी ग्रैंड माँ कहाँ पे है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो भी अभी से इजाज़त दे देती हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास बस कम ही टाइम होगा, उसी टाइम में तुम्हें घर भी वापस आना है। ये मान जाती है। अगले ही सीन में इसे हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंड माँ के पास ही बैठे हुए दिखाया जाता है, जिनकी की ये हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी कि ग्रैंड माँ बस एक दफ़ा आपको होश आ जाए, उसके बाद हम एक कंट्री साइड में अपना छोटा सा घर बनाएंगे और खुशी खुशी वहाँ पे रहेंगे, और मैं बुरे लोगों से अब कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा मुसीबतों को फेस करना पड़ रहा है। इसे इमोशनल होता हुआ देख के पीछे से जैसे तैसे करके पता चला कि सीनियान भी आगे होता है। वो इसे अपने साथ लेके जाना चाहता था। ये कुछ टाइम मांग लेती है कि मैं ग्रैंड माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा वेट करता है। अब इसकी ग्रैंड माँ के मामलात को इसने खुद ही हल करने का सोच लिया था कि उसका ट्रीटमेंट अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही करवाऊँगा, ना कि मिसिस शाओरैन। इसे बाहर बैठा हुआ देख के वो आके इसका हाथ पकड़ लेती है कि चलते हैं हम। इसे बहुत ज़्यादा दुखी भी लग रही थी। वो ये सारी बातें नोट कर लेता है। अब हालांकि वो इसे अपने साथ कर लेके जाना चाहता था, ये मना कर रही होती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, आपको मेरी सारी प्रॉब्लम्स का पता है। वैसे भी मिसेस शाओरैन ने मुझे कम टाइम दिया हुआ है और इसी में ही मैंने घर वापस भी जाना है, मैं क्या करूँ। अब वो भी मान जाता है। इतनी ईजिली से मान गया था। ये भी सरप्राइज़ हो जाती है एंड खुश भी हो गई थी कि अब तो आप मुझे समझने लग गया। उसे थैंक यू कहती हुई जैसे ही गाड़ी में से बाहर निकलती है तो अचानक ही इन दोनों पे जिंग की नज़र पड़ गई थी। काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड रह गया था कि इसका मतलब है कि मैं डाउट नहीं कर रहा था, सच में ही मेरे अंकल और इसके बीच कुछ चल रहा है। कुछ पिक्चर्स वगैरह भी इसने इन दोनों की क्लिक कर ली होती। जिंग के जाने के बाद ही असिस्टेंट इसे एक और बिग न्यूज़ देता है और वो ये होती है कि मिस्टर जिंग अपनी बेटी वैन के साथ इतने सालों बाद चाइना वापस आ गए हैं और वो अपनी बेटी की शादी सीनियान से ही करवाना चाहते हैं। ये तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विश थी। ये भी असिस्टेंट से कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी उसके साथ इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अब देखना, तुम्हें आगे एक बहुत ही बिग शो देखने को मिलेगा। उसे टेंशन हो रही होती है निंग की कि अगर उन्हें पता चला तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगी। आप तो उसे भी पसंद करते हैं। ये कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही पसंद करता हूँ, बाकी तो सबको एक ठिकाने पे लगाने का ही कोई प्लान बना रहा था। ये भी से बोल रहा होता है कि जो मैंने तुम्हें पहले काम दिया था कि आखिर को निंग के पेरेंट्स का मर्डर किसने किया था, जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें भी ढूंढ निकालो। उसे कंपनसेट करने के लिए मैं ज़रूर उसे उनके जो भी माँ बाप के मुजरिम हैं उनका बता दूंगा, वो मुझे माफ़ कर देगी। बाकी सबसे निमटना तो मेरा बनता ही है, वो तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। निंग जैसे ही घर पे आई थी, जिंग तो इसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है कि आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे तुम मेरे अंकल की गाड़ी में से बाहर निकल रही थी। आखिर को तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, मैं तो अभी जाके बताता हूँ ग्रैंड माँ को। अब फिर देखते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करती हैं। वेल, ये भी आगे से बोल देती है कि अच्छा, तो अगर मेरा आपके अंकल के साथ कोई चक्कर चल रहा है तो अपनी बताओ, खुद कौन सा तुम पाक साफ हो, खुद भी तो लिन के साथ ही पता नहीं क्या क्या करते फिरते हो, मैंने आज तक कुछ भी नहीं बोला। और बाकी रही बात अंकल की, वो तो मैं वापस आ रही थी अपनी ग्रैंडमा से मिलके, तो उन्होंने मुझे लिफ्ट देने की बात की। बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड भी था तो इसलिए मैं मान गई और फिर बाहर निकलते हुए मैंने थैंक यू ही बोल रही थी। इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास तो कुछ और ज़्यादा एविडेंसेस भी नहीं है, बस एक कार की फ़ोटो और मेरी है बस। ये भी आगे से कह देता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे और अंकल के बीच कुछ नहीं चल रहा है। बाकी ग्रैंडमा को कौन जाके समझाएगा, उन्होंने तो गुस्सा ही करना है तुम पे। अगर चाहती हो कि इस सब के बारे में मैं ग्रैंडमा को मत बताऊँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बहुत जल्दी इंगेजमेंट सीनियान की होने वाली है मिसिस वैन के साथ और तुमने वहाँ पे जाके ये शो करवाना है जैसे कि तुम सीनियान की वाइफ हो। क्या इस बात में चिंता मत करना, मैं अपनी ग्रैंडमा को बिल्कुल भी नहीं खबर होने दूंगा। अगर उन्हें पता भी चल गया तो सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तुम्हें बस हर हाल में जाके उनकी इंगेजमेंट ख़राब करनी है, जो भी करना पड़े। ये मन में सोच रही होती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर कोई नहीं है, ये भी मान गई। अगला ही सीन हमें फिर सीनियान और वैन की इंगेजमेंट का ही दिखाया जाता है। इधर ही ये सुनती है कि कुछ लड़कियां गॉसिप्स कर रही हैं, वो भी सीनियान और वैन को लेके कि कैसे इन दोनों की फैमिलीज अगर आपस में जुड़ गई तो इस तरह से कंट्री की सबसे पावरफुल फैमिली बन जाएगी और तब तो कोई भी सीनियान को नहीं हरा सकता है। ये सब कुछ सुन के तो निंग को अंदाज़ा हो गया था कि ओहो, तो तभी तो मैं कहूँ जिंग अपने अंकल से कितना ज़्यादा डरता है। अगर उन्होंने मिसिस वैन के साथ अपना रिलेशनशिप कायम कर लिया तो इस तरह से तो उनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब तो वो कभी भी उसे नहीं हरा सकते हैं। यही रीज़न था कि उसने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि सीनियान तो कभी वैन के साथ अपनी इंगेजमेंट कर ही ना पाए। अब इसे भी इनकी सारी चालें समझ आना शुरू हो गई थी। खैर बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट भी दिख रही होती है कि जिसका दिल करता है बस मुझे यूज़ ही किए जा रहा है।
जिंग तो निंग को साथ ही साथ रिमाइंड करवाता रहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से गुड न्यूज़ का वेट कर रहा हूँ। अचानक ही इन दोनों पे सिनियान की नज़र पड़ गई थी, जो कि बाद में निंग को अपने आड़ों हाथों लेता है कि कहीं तुम्हारे दिल में जिंग को लेके फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट तो नहीं हो गई हैं। ये मना कर देती है कि हमारे बीच सिर्फ नाम का रिश्ता है। अपनी बताओ, खुद भी तो मिसिज़ वैन के साथ ही इंगेजमेंट कर रहे हो। वो तो उसे समझ आ जाता है कि ये मुझसे लगता है नाराज़ है, जेलिस फील कर रही होगी, इसलिए कह देता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी भी बिजनेस मैरिज हो रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, आज ही सेरेमनी जैसे ही ख़त्म होगी मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा और जो भी तुम्हें गिफ्ट चाहिए वो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें दे दूँगा। अब ये मन में सोचने लगी थी कि ग्रैंडमा के ट्रांसफ़र की बात मैं इससे कर लूँ कि वो मेरी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कि नहीं। अगर इसने हामी भर ली तो मेरा मिसेस शाओरैन की फैमिली से पीछा छूट जाएगा। वो मुझ पे कितना ज़्यादा जुल्म करती हैं, ये कम से कम मेरा ख्याल तो रखता है, मैं इसी की वाइफ ही बन के रहूँगी। अब बहुत सोचने समझने के बाद ही अपने दिल की बात इसने इससे शेयर कर ली थी। वो आगे से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता, यही कहता है कि सोचूंगा इस बारे में, आगे तुम्हारी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है कि तुम मुझे कितना खुश करती हो। ये कह के वो तो वहाँ से चला गया था। पीछे से ये कंफ्यूज हो जाती है कि क्या मैं सिनियान पे ट्रस्ट करूँ कि ना करूँ। वैसे ही इतनी मुश्किलात को मैं फेस कर रही हूँ। अब अगर फ़र्ज़ करो कि उसने मेरी बात ना मानी, ग्रैंडमा को कहीं और ट्रांसफ़र ना करवाया, उनकी लाइफ तो फिर मिसेस शाओरैन के हाथों में ही है। इस तरह से तो उनकी जान भी जा सकती है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ। चलो कम से कम मुझे फ़िलहाल रहने के लिए एक ठिकाना तो मिला हुआ है। अब मैं मिसेस शाओरैन को तो नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। अब जैसा कि जिंग ने मुझे करने को बोला था मुझे वही करना पड़ेगा। हालांकि मुझे बुरा भी लग रहा है कि सिनियान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी ही है। अब इससे पहले कि इनकी इंगेजमेंट स्टार्ट होती, इसने एक रिपोर्टर को इशारा कर दिया था। अब बिग स्क्रीन पे तो सिनियान और निंग की फ़ोटोज़ शो हो रही थी, जो कि दोनों साथ में इंटीमेट थे। ये सब कुछ देख के जो भी सारे मेहमान वगैरह आए होते हैं बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो कैसी पर्सनैलिटी है मिस्टर सिनियान की, बाहर भी एक वाइफ को बना के रखा हुआ है और इंगेजमेंट भी कर रहे थे मिसेस वैन के साथ। अब ये सब कुछ तो इससे देखा नहीं जा रहा होता। पहले तो कंफर्म करने के लिए निंग के पास आता है कि क्या ये सारा किया धरा तुम्हारा है। ये भी आगे से बोल देती है कि हाँ बिल्कुल। अब ऑब्वियसली सी बात है, मुझे तो बुरा ही लगा ना कि मेरे होते हुए तुम किसी और के साथ ही मंगनी कर रहे हो, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया इनको रुकवाने के लिए। अब इधर वैन के पापा तो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे कि अगर ये सब कुछ चल रहा था तो हमें क्यों नहीं बताया। वो तो अभी के अभी ये इंगेजमेंट कैंसिल करने के ही हक में होते हैं, लेकिन वैन उन्हें रोक देती है कि बिल्कुल भी नहीं पापा, मैं तो सिनियान से बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, क्या आप उसे एक चांस नहीं दे सकते हैं प्लीज़, मेरे कहने पे ही। अब वो तो अपनी इकलौती बेटी से काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं, इसलिए मान गए थे कि ठीक है अब ये सब कुछ जो भी है मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला करूँगा। और ये कह के अपनी बेटी को फ़िलहाल तो लेते हुए वहाँ से चले गए थे कि पहले सब कुछ क्लियर करो, उसके बाद ही तुम्हारी इंगेजमेंट होगी इसके साथ। अब यहाँ पे ये तो गुस्से में अब निंग का हाथ पकड़ता हुआ चला ही गया था और पीछे से कुछ लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि हमने तो सुने हैं कि सिनियान काफ़ी ज़्यादा रेथलेस है, इवन कि इस लड़की ने कैसे देखो उसके साथ क्या किया, उसकी इंगेजमेंट को कैंसिल करवा दिया, पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। उससे ज़्यादा तो ये सारी ही लेडीज़ डरी हुई लग रही होती हैं। इसने तो इसे पटक दिया था ज़मीन पे और पूछ रहा होता है कि मुझे जल्दी से कोई रीज़न बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। अगर मैं सेटिस्फाई ना हुआ तुम्हारे रीज़न से तो फिर पनिशमेंट के लिए भी तैयार हो जाओ। अब ये फ़ौरन से ही बोल देती है कि मुझे ये सब कुछ जिंग ने करने के लिए बोला था, मेरी ग्रैंडमा की लाइफ उनके हाथों ही है, सो मुझे करना पड़ गया। अब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आ रहा होता है कि मैंने तो समझा था कि जेलिसी में आ गई तुमने ये सब कुछ किया होगा कि मेरी उससे इंगेजमेंट ना हो। चलो कोई नहीं, अब तुमने ये सब कुछ कर ही लिया है तो इसके बाद थोड़ी बहुत तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही सही। ये तो स्टिल इसे अपनी ग्रैंडमा को बचाने का ही बोल रही होती है कि अगर आपने उनका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया, क्योंकि ये उनसे बहुत ज़्यादा लव करती है, तो इसके बाद आप जो भी मुझे करने को बोलेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी भी वो कोई ख़ास इसकी बात नहीं मान रहा होता कि ठीक है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब दोबारा से कहता हूँ कि आज की रात मुझे खुश कर दो, उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि क्या करना है तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ। और इसे उठाता हुआ बेड पे ही लेके आ जाता है। यहाँ पे तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों ही बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो गए थे।
इधर ही मिसेस वैन रूम के बाहर पहुंची होती हैं कि मैंने अभी के अभी बात करनी है सीनियान से, लेकिन असिस्टेंट मना कर रहा होता है कि वो इधर नहीं है, लेकिन ये तो ज़िद कर रही थी कि मैंने उससे मिलना है। अब ये तो इधर इसके साथ मसरूफ़ होता है, इसलिए उसकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। जैसे ही डोर ओपन करके आती है, ये तो शुक्र है कि वो वाला कमरा नहीं था जहाँ पे क्या थोड़ी देर पहले ही ये दोनों मौजूद थे। अब वो इसे कॉल मिलाती है। अब जैसे उसे पता चलता है कि इस वक्त वो तो उसी लड़की के साथ है जिसने कि आगे इंगेजमेंट में इतना तमाशा क्रिएट किया था, वो गुस्सा कर जाती है कि इसका मतलब है कि वाकई में तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं तो एक एक को देख लूँगी। और ऐसे ही कहते हुए गुस्सा करके फिर वहाँ से चलती बनती है। पीछे से ये कह रही थी कि फिर मुझे अब बताओ कि तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस ठीक लगी है कि नहीं लगी है। वो मना कर देता है कि नहीं, अभी भी मैं सोचूंगा कि तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ क्या करना है। ये सुन के तो निंग बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है कि इसका मतलब है कि मैंने इस पे भरोसा करके गलती की है। अचानक की तबीयत भी ख़राब होने लगी थी इसकी, इसे इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। चिंता भी हो रही होती है इसे निंग की। सिरियान फ़िलहाल तो कह देते हैं कि तुम ग्रैंडमा की टेंशन मत लेना, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा, फ़िलहाल तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। और ये कह के असिस्टेंट को इसे डॉक्टर के पास ही ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेके जाने का बोल के चला ही गया था। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची होती है, पीछे से असिस्टेंट इसे कंपनी से ही लेने के लिए आ गया होता है। अब ये कह देते हैं कि जल्दी से बंदोबस्त करो कि उनकी ग्रैंडमा को मिसेस शाओरैन के चुंगल से बचा के कैसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवाना है। अगर वो कोई इसे काम करने के लिए कहती और ये ना करता, भला ऐसे कैसे हो सकता था। ये कितना ज़्यादा केयरिंग है ना। इसे पता चला था कि ये तो प्रेग्नेंट है। अब ये तो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज रह जाती है। पहले तो डिसाइड करती है कि क्यों ना इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लिया जाए, लेकिन फिर मन में सोच रही होती है कि नहीं, ग्रैंडमा को भी कितना ज़्यादा शौक़ था कि मेरा कोई बेबी पैदा हो और मैं अपनी लाइफ में खुश भी हूँ। अगर फ़र्ज़ करो उन्हें होश आ भी जाता है तो वो मेरे बेबी को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी, इसलिए ही अपने इस प्लान पे इसने गिव अप कर दिया था। और ये बेबी भी किसी और का नहीं बल्कि सीनियान का ही होता है। फ़िलहाल तो इसने उसे ना ही बताने का फ़ैसला कर लिया था कि पता नहीं वो इसे एक्सेप्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, उसे बच्चे भी पसंद हैं कि नहीं पसंद। अब जो भी है, मुझे इस बात का जिक्र उसके सामने नहीं करना है, उसे भी बिल्कुल भी मालूम नहीं होना चाहिए। ये एक बंदे से निमटने के लिए आ गया था कि अपनी मैडम से जाके बोल देना कि आइंदा के बाद मेरे मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर मत करें। और बड़ी मुश्किलों से ही उसने उसकी ग्रैंडमा को इनके चुंगल से आज़ाद करवा लिया था और किसी हॉस्पिटल में ही भेज दिया होता है। अब जैसे अचानक कॉल करता है निंग को, उसका ही हालचाल पूछ रहा था कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, लेकिन आगे से साफ मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ा बहुत कोल्ड हो गया था और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को ही बोला। अब यही वाला बंदा आके मिसेस शाओरैन को बता देता है कि उन्होंने ग्रैंडमा को कहीं और ट्रांसफ़र करवा दिया और मेरी अच्छी खासी धुलाई भी लगाई है। ये सुन के मिसेस शाओरैन परेशान हो जाती हैं कि अगर इस बारे में उस मैडम को पता चल गया, नींद के निंग की बात कर रही होती हैं, तो वो तो फिर हमारे हाथों से निकल जाएगी और जो मुझे अपना ग्रैंडसन चाहिए वो तो कभी भी नहीं मिलेगा। सो सबको ही बोल देती हैं कि ख़बरदार, ये खबर कहीं और बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए कि उसकी ग्रैंडमा हमारे हाथों से निकल गई है, वरना कि फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बेचारी जैसे ही घर पे पहुंची होती है तो आगे से मिसेस शाओरैन का रवैया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि जिनके थ्रू ने पता जो चल गया था कि इंगेजमेंट में इसने क्या करतूत किया है, कैसे सबके सामने शो करवाया कि ये तो सिनियान के साथ ही रिलेशनशिप में है, इस बेचारी को बहुत ज़्यादा मारती हैं। ये अब आगे से एक्सप्लेन भी करती है कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए जिन नहीं बोला था, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद अपने पोते से पूछ सकती हैं। अब वो भी कह देती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, क्या सच में तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं है। ये भी कह देती है कि हाँ हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सुन के तो वो एकदम सरप्राइज रह गई थी। अब मिसेस शाओरैन ने मज़ीद कंफर्म भी करवा लिया था। अब तो वे इसे मज़ीद ख्याल रखने का ही बोल रही होती हैं। ये उनसे प्रॉमिस लेती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसके बारे में आप प्लीज़ किसी को भी मत बताइएगा, वरना जो कि दुश्मन है इस बच्चे को ख़त्म ज़रूर करना चाहेंगे। ये भी मान ही गई थी कि ठीक है ऐसे ही होगा। अब इधर ये साहब होते हैं एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे कि मैं नहीं मान सकता हूँ कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने तो कभी से टच भी नहीं किया। तो आगे से ये उसे रिमाइंड करवाती है कि उस रात को भूल गए हो जब तुम मेरे कमरे में ड्रंक हो के आए थे, मेरे पास तो फ़ोटोज़ भी मौजूद हैं कि कैसे हम दोनों इंटीमेट हुए थे। अब इन सारी बातों पे तो
मिसेस चाओरैन ने विश्वास कर लिया होता है कि हाँ सच में मैंने खुद ही तो इसे ड्रग्स दे के वहाँ पे भेजा था। अपने बच्चे की खातिर ये झूठ बोल रही थी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कि फ़र्ज़ करो इसे अगर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है सिनयान, तो कम अज़ कम जिंग तो इसका बाप बनेगा ही सही। अब जैसे ही बेचारी रात को अपने रूम में आती है तो इसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, जो कि मिसेस चाओरैन ने मेड से कह के इस बेचारी की कितनी ज़्यादा धुलाई लगाई थी। अपनी इस चोट पे मेडिसिन लगाई रही होती है कि पीछे से हमारा हीरो भी पहुंच जाता है चुपके से। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि क्या मिसेस चाओरैन तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही सलूक करती आई हैं। अब ये कह देती है कि क्या तुम मेरा उनसे रिवेंज लोगे। अब ये भी फिर उसके क्लोज आके फिर यही बोलने लगा था कि कितनी स्वीट इमेजिनेशन है ना तुम्हारी, कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी खातिर उनसे रिवेंज लूँगा। अब ये उससे नाराज़ हो जाती है कि हाँ हाँ ठीक है, मत लो रिवेंज, मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगी तुमसे। वैसे भी तुमने मेरी ग्रैंडमा को कहाँ उनके हाथों से बचाया है। अब हालांकि ग्रैंडमा का तो ट्रांसफ़र इसने करवा दिया था, लेकिन उसे टीज़ करने के लिए बोलता है कि अगर आज की रात तुमने मुझे खुश कर दिया तो फिर मैं भी तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूंगा। ये मना कर रही होती है क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकती थी। कहती है कि प्लीज़ आज के दिन तो नहीं, मुझसे दूर रहो। लेकिन वो इसके क्लोज आके सो जाता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं टच नहीं करूँगा, बस ऐसे ही हक करके सो जाऊँगा। अब ये भी मान गई थी और बस यहीं पे ही दोनों रात बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं। अगले दिन ग्रैंडमा के आने से पहले ही सीनियर तो वहाँ से चला गया था। वो कुछ मेडिसिन वगैरह ही लेके आई होती हैं, जो कि फटाफट उन्होंने इसे पिला दी थी कि मेरा ग्रैंडसन हेल्दी होना चाहिए। बाकी सीनियर से दूर रहने का इन्होंने ऑर्डर दे दिया था। थोड़ी देर के बाद इनका चमचा आगे इन्हें बताता है कि जिस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे थे, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था, वो तो हथियार लिया है मिस्टर सीनियान ने। ये सुन के अब इन्हें तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो हमेशा ही हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अब ये सारी बातें तो पीछे खड़ी निंग भी सुन रही थी। अब ये सोच रही होती है कि जैसा कि मैंने उसे कहा था कि मेरी खातिर क्या आप उनसे रिवेंज लेंगे, तो इसका मतलब है कि उसने मेरी रिवेंज ले लिया इनसे। तो समझ रही थी कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं उसके दिल में भी मुझे लेके फीलिंग्स हैं ही सही। इन मैडम को जैसे ही जिनके थ्रू पता चला था कि निंग तो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तब तो इसका गुस्से के मारे बुरा हाल होता है। अब जिंग लिन से बोलने लगा था कि यार तुम बिना क्या गुस्सा करती हो, मैं तो बस ऐसे ही उससे शादी कर रहा हूँ, वो भी बिजनेस मैरिज ही ऐसे समझ लो। जैसे ही मेरी ग्रैंडमा को ग्रैंडसन मिल जाएगा तो उसके बाद हम उसे साइड पे कर देंगे। अब ये मन में सोच रही होती है कि ठीक है, अगर वो ग्रैंडसन ही नहीं रहेगा तो इस तरह से वो कभी भी जिंग से तो शादी कर ही नहीं पाएगी। इसकी वाइफ तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही बननी चाहिए। ये कितनी ज़्यादा शातिर होती है। नेक्स्ट ही हॉस्पिटल में ग्रैंडमा को होश आ गया था। वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पोती के बारे में पूछ रही होती हैं कि क्या निंग ठीक है, या आगे से बताते हैं कि हाँ जी वो बिल्कुल ठीक है। इवन कि ये तो उसे गुड न्यूज़ देने के लिए जाना चाहता था कि उसकी ग्रैंडमा को होश आ गया, बट इधर वो मना कर रही होती हैं कि बिल्कुल भी नहीं, उसे अभी नहीं बताना है कि मुझे होश आ गया। अब वो थोड़ा हैरान होता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, मीन के कम से कम उसे आपसे मिलने के लिए आना तो चाहिए ही सही। ये बता देती हैं कि कैसे उसके पेरेंट्स का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि मिसेस चाओरैन ने किया था। अब जैसे इस बारे में निंग को खबर मिलनी है, वो तो पहले ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, उससे में आके कुछ गलती ना कर दे। इस तरह से तो वो अपनी सेल्फ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे उसकी चिंता है, हम बाद में उसे बता देंगे। कुछ सोचते हैं कि क्या करना है। ये भी मान जाते हैं कि ठीक है, जैसा आप करने को बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। बाकी असिस्टेंट तो इसे रेस्ट करने को ही बोलने लगा था कि कैसे इतने अरसे से आप इतने ज़्यादा बिजी रहे हैं, इवन के आपको तो टाइम खुद की सेल्फ के लिए भी नहीं मिला। अब अचानक ही उसके मुंह से निकल जाता है कि आज ही शादी हो रही है निंग और जिंग की। ये सुन के एकदम शॉक्ड ही रह गया था कि क्या इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ते तैयार करने के लिए जो लड़कियां आई थी आपस में गॉसिप्स कर रही होती हैं कि कैसे कुछ दिन पहले ही जो कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी, अब फिर मिसेस वैन शादी करने वाली हैं सीनियान के साथ। ये सुन के अपसेट हो जाती है कि तभी तो कहूँ कि इतना टाइम हो गया, वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। वो तो मिसेस वैन के साथ ही बिजी है, इवन के जेलिस भी फील कर रही होती है। अभी उसके बारे में सोच ही रही थी कि पीछे से वो टपक पड़ा था। अब उसे देख के एकदम शॉक्ड रह जाती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चले जाएं।
अब पहले तो इसे बताना चाहता था कि तुम्हारी ग्रैंडमा को होश आ गया। अब चूंकि ग्रैंडमा ने खुद मना किया था तो कैसे बताता। ये तो जेलिसी में उसे यहाँ से चले जाने को ही बोल रही होती है कि तुम्हारी मिसेस वैन को बुरा लगेगा, बट वो ऐसे तो नहीं जाने वाला था। बाहर से ही जिंकी आती आवाज़ें सुन के अब फ़ौरन से ही दोनों किसी अलमारी में छुप गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा तलाश करते हैं कि आखिर को निंग मैडम चली तो चली कहाँ पे गई। उसे कुछ ड्रिंक वगैरह देने के लिए ही आया था। एक अलमारी में से कुछ शोर सुनाई देता है उसे। अब जैसे ओपन करता है तो वहाँ पे तो कैट थी। ये दोनों किसी और रूम में ही होते हैं। वो तो इधर भी इसे तंग करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। ये दोनों तो अब इसमें से बाहर निकल ही आए थे। कहता भी है कि तुम उसके साथ अपनी शादी कैंसिल कर दो, बट ये नहीं मानने वाली होती। यहाँ पे तो इसका हाथ पकड़ लेती है कि नहीं, जो भी है अब तुम अपने रास्ते पे चलो और मैं अपने रास्ते पे। जैसे कि तुम मिसेस वैन से शादी कर रहे हो वैसे ही मैं जिन के साथ कर रही हूँ। और वहाँ से चली ही गई थी। उसे बताना चाह रहा था कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को बचा लिया, बट नहीं बता पाता। इसने तो फ़ौरन से ही डोर को बंद कर दिया था। बाहरी जिंग और उसकी चमची लीना टपकी थी, जिन्होंने के कुछ सूप में ड्रग्स वगैरह मिला के इसे पिला दी थी। अब वो तो इसका बच्चा ख़त्म करना चाहते थे कि बस एक ही दफ़ा से ये इस फैमिली से चली जाए। अब अचानक ही इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। शादी भी नहीं हुई थी इसकी जिंग के साथ। अब ये सब कुछ देख के तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगा था सिनियान को। वो इसे उठा के जाने लगता है। पीछे से जिंग रोकता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। वो तो इसे टांग मारता हुआ सीधा हॉस्पिटल लेके आता है। ये तो अपने बच्चे को बचाने का ही बोल रही थी। इसे तो निंग की बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही होती है कि अगर ये प्रेग्नेंट थी तो इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसने। असिस्टेंट आके बता देते हैं कि ये सारा किया धारा किसी और का नहीं बल्कि लिन मैडम का ही है। ये तो गुस्से में असिस्टेंट को ऑर्डर दे देते हैं कि जहाँ कहीं भी मौजूद हो ना लिन, उसे मेरे पास लेके आओ। मैं अब उसे सबक सिखाऊंगा कि उसने किससे पंगा लिया है। उसे काफ़ी ज़्यादा ही परेशान लग रहा था निंग को लेके। डॉक्टर आके यही गुड न्यूज़ देते हैं कि बेबी एंड माँ दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ये सुन के अब ये खुशी खुशी से उसे देखने के लिए पहुंचा होता है। मैं तो उसे उससे दूर रहने को ही बोलने लगी थी कि जाओ ना आप मिसेस वैन के साथ। उसके साथ तो आप अपनी शादी ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिज़नेस के लिए कर रहे हैं। ये उसकी नाराज़गी को काफ़ी अच्छे से नोटिस कर लेता है और यही कहने लगा था कि बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैंने तो अब तुम्हारा और अपने इस बच्चे का ही ख्याल रखना है। किसी और के बारे में सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कि इसने ग्रैंडमा को उनके हाथों से बचा लिया था उसके बारे में भी गुड न्यूज़ दे देता है। ये सुन के अब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करती है। बाकी बच्ची लिन मैडम तो उसे भी इसके हवाले कर दिया गया था। अब माफ़िया मांग रही होती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपके ही बच्चे की माँ है, वरना मैं ऐसे करने का कैसे सोच सकती थी। मैंने समझा था कि वो जिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तो जस्ट वही ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन इसने अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था कि इसके ठिकाने पे लगा देना। इवन के क्रिप्पल करने का ही कह दिया होता है। अब खुद तो वहाँ से चला ही गया था। इस पे गुस्सा करने के लिए वैन आती है कि तुम तो मिस्ट्रेस बन के खुश हो रही हो। इससे पहले कि उसे थप्पड़ मारती वो आगे से हाथ पकड़ लेती है, दूसरे हाथ से थप्पड़ मारने लगती है तो सामने से हमारे हीरो ने आके इसे नीचे ही पटक दिया था। आज तो हो गया, लेकिन आइंदा के बाद अगर मेरी वाइफ को तंग करने के लिए आई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी रही तुम्हारी और मेरी शादी की बात, वो तो मैंने तुम्हारे डैड के पास जाके सब कुछ क्लियर कर लिया है। इवन की शादी भी ख़त्म कर दी है और यहाँ से गुम हो जाओ। अब ये मैडम भी अपना सा मुँह लेके चली ही गई थी। अब इसे डॉक्टर ने कहा था कि अपनी वाइफ का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना है। पहले ही उस मेडिसिन की वजह से इसका बुरा हाल हो गया था। वो अब इसे उठा के बेड पे आके लिटा देते हैं एंड देन मसाज करने लगा था, जैसा कि डॉक्टर ने इसे करने को बोला था। कितना ज़्यादा स्वीट है ना यार। अब ये कह देती है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं अपनी ग्रैंडमा को देखने के लिए कब जाऊँगी। वो बता देता है कि डोंट वरी, कल ही लेके चला जाऊँगा, बट आज के दिन तुम रेस्ट करो। मिसेस शाओरैन का गुस्से के मारे बुरा हाल होता है कि वो लड़की तो हमारे हाथों से चली गई, मुझे हर हाल में वो वापस चाहिए। वैसे भी वो बच्चा जो कि उसके पेट में है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसे अपना वो ग्रैंडसन क्यों चाहिए था वो भी हमें मालूम हो जाता है, क्योंकि इनके ही किसी बड़े ये विल में लिखे गए थे कि जो इनकी फैमिली में पहला पैदा होने वाला बच्चा होगा 70% शेयर्स कंपनी के उसी के नाम ही कर दिए जाएंगे। अब इसे पता चला था कि जिंग तो बाप नहीं बन सकता है। बाकी फॉर्चून टेलर ने बताया था कि उसका होरोस्कोप जिस लड़की के साथ मैच होगा तो शायद चांसेस बन सकते हैं कि वो बाप बन जाए। बस यही रीज़न था कि वो ये ज़बरदस्ती निंग की शादी उससे करवाना चाहती थी ताकि बाद में उन्हें ग्रैंडसन मिल जाए और जो प्रॉपर्टी वगैरह कंपनी की है वो भी इन्हें मिल जाए।
और बाकी रहा बेचारा सीनियन, तो उसे तो इन्होंने हमेशा फैमिली से ही दूर रखा था कि उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ तो उससे लेने के चक्करों में ही होती हैं। हालांकि जिंग बोल रहा होता है कि मैंने उससे शादी नहीं करनी है, लेकिन आगे से इन्होंने उसे समझा दिया था कि बेवकूफ़ लड़के, तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते हो। अगर तुम्हें बेबी दे सकता है कोई तो वो सिर्फ और सिर्फ निंग ही है। अब ये सुन के वो खुश हो जाता है कि ठीक है, अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मेरी शादी उससे हो जाए। दूसरी तरफ निंग अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए पहुंच आई थी। अब यहाँ पे ग्रैंड माँ उसे सारी सच्चाई का बता देती हैं। खैर कब तक चुप रह सकती थी। यही कह रही होती हैं कि आज तक जो मैं कोमा में रही थी उसके पीछे भी मिसेस शाओरेन का ही हाथ था, क्योंकि वो मुझे चुप करवाना चाहती थी। अगर मुझे सीनियर ने एंड टाइम पे ना बचाया होता और हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स का अरेंज ना किया होता तो शायद मैं मर भी चुकी होती, आज तुम्हारे सामने यूँ जिंदा मत होती। आखिर को मिसेस शाओरेन मुझे क्यों चुप करवाना चाहती थी, उसके पीछे भी ये रीज़न था। जैसे उन्हें फॉर्चून टेलर के थ्रू पता चला था कि जिंग कभी बाप नहीं बन सकता। हाँ, अगर उसके जैसा किसी लड़की का सेम होरोस्कोप है तो उसी के थ्रू ही उन्हें एक बेबी मिलेगा। अब जब उन्हें मालूम हुआ कि तुम्हारा होरोस्कोप उसके साथ मिलता जुलता है तो तभी तुम्हारी शादी का प्रपोजल लेके वो तुम्हारे पेरेंट्स के पास आई थी। अब जैसे ही पेरेंट्स को मालूम था कि जिंग कैसा इंसान है, एक नंबर का घटिया, इवन के फ्लर्टी बॉय भी है और ना कोई काम वगैरह करता है। अब तुमसे तो वो बहुत ज़्यादा लव करते थे ना, कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते थे। उन्होंने उनके इस मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब फिर तभी मिसेस शाओरेन को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुम्हारे माँ बाप का भी कत्ल करवा दिया और बाकी बची मैं, तो मुझे भी चुप करवाने के लिए ही उन्होंने ऐसी ड्रग्स वगैरह दी कि जिसके बाद मैं कोमा में चली गई और बस मेरा ही यूज़ करके उन्होंने तुम्हें अपने अंडर करवा लिया कि हमेशा ही तुम वो जो भी तुम्हें करने को बोलेंगी और तुम करती रहोगी। ये सब कुछ सुन के इसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है मिसेस शाओरेन पे कि मैं अपने ही दुश्मन के घरों में 3 साल से रह रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। अब तो मैं उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा के रहूँगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये तो अपनी ग्रैंड माँ से भी बहुत ज़्यादा लव करती थी कि मैंने भी आपको देखा है कि कितनी मुश्किलात को फेस किए हैं। अब देखना कि हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। इसके पास तो एक आइडिया मौजूद था, वो क्या हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अचानक ही ग्रैंड माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। वो तो क्रेजी हरकतें कर रही होती हैं और इवन कि इसके सामने भी बोल रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल किसने किया था, और इशारा करती हैं सीनियान की तरफ और ये कहने के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। अब ये सीनियान को खुद से दूर कर देती है कि तुमने ये सब कुछ किया था ना, तुम तो मेरे दुश्मन हो, मुझसे हट जाओ मेरे रास्ते से, आइंदा के बाद मेरे क्लोज मत आना। अब ये तो एक नर्स देख रही होती है और फ़ौरन से ही जाके वो मिसेस शाओरेन को बता देती है कि कैसे ही अब ग्रैंड माँ की डेथ हो चुकी है और इवन के सीनियान को तो अपना दुश्मन समझने लगी है निंग और उसने घर वापस आने का भी फैसला कर लिया। अब ये सब कुछ देख के तो इनकी खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि मैंने इतने अरसे से जिस बात का वेट किया था वो फाइनली अब पूरा होने वाला है। नेक्स्ट इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का अरेंज करवा लिया था जहाँ पे के सबको ये बताना चाह रही होती हैं कि जिंग एक बच्चे का बाप बनने वाला है और जो कि उसी की बदौलत ही अब कंपनी के शेयर्स वगैरह इन्हीं के नाम हो जाएंगे। यहाँ पे तो वो निंग को भी लेकर आए होते हैं और वो अचानक ही फूट पड़ती है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। सारे मीडिया के सामने बताने लग गई थी कि यही वो औरत है जिसने के मेरे पेरेंट्स का कत्ल किया था। इवन के इसने तो और भी काफ़ी सारे करतूत किए हैं। मेरी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल पहुंचाने वाली भी यही लेडी हैं। अब ये क्या समझती हैं कि ये सब कुछ करने के बाद इन्हें वो मिल जाएगा जिनकी कि ये कब से ही ख्वाहिश कर रही थी। अब ये सुनने के बाद ही वो कह देते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई एविडेंसेस है नहीं, तुम्हारी ग्रैंडमा की भी डेथ हो गई है, तुम ऐसे कैसे विश्वास के साथ कह सकती हो कि ये सब कुछ मैंने किया है, तुम होती कौन हो ये सब कुछ बोलने वाली। अब इतने में ही ऊपर से सीनियर ग्रैंडमा को लेके पहुंच आया था मिन के जो हॉस्पिटल में तब इन्होंने किया था वो सब कुछ नाटक था, ताकि इन्हें ये गलत फहमी रहे कि जैसे ग्रैंडमा की डेथ हो गई है और वो उनका दुश्मन तो यहाँ से चले ही गया है। सारा मीडिया एकदम शॉक्ड रह गया था कि वो इसका मतलब है कि टैंग फैमिली का आज से पहले जो मर्डर हुआ था उसके पीछे इन्हीं मिसेस शाओरेन का ही हाथ है। ये कितनी ज़्यादा घटिया औरत है ना, बस सारा मीडिया का रुख उसी की तरफ ही हो जाता है। बस इनके ही करैक्टर पे अब सवाल उठने शुरू हो गए थे। अब जहाँ पे कि बात की जाए सीनियान की मॉम की, तो उनकी डेथ भी इन्होंने ही करवाई थी।
अब इसका प्रूफ तो वो जो मेड पहले से ही इनके साथ काम किया करती थी वो भी सिनियान के साथ मिल गई होती हैं, जो कि हमेशा ही इस सिनियान को ताने मारा करती थी कि तुम्हारी मॉम मिस्ट्रेस हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को छीनने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं था, मिस्ट्रेस तो मिसेस शाओरेन खुद थी और सिनियान की मॉम का कत्ल भी मिसेस शाओरेन ने ही करवाया था। अब बस इन्हीं इल्ज़ामात की वजह से इवन के एविडेंसेस भी मौजूद होते हैं। अब ये मैडम तो जेल जाने वाली थी। अब ये जिंग से बोल रही होती हैं कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया था ताकि सिनियान को रास्ते से हटाने के बाद कंपनी वगैरह तुम्हें ही मिल जाए। अब बाकी रही बात कि देखो तुम ना मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखना निंग का, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ये सब कुछ सुनना था तो वो बोल पड़ती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जिनके बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि सिनियान ही है। ये सुन के तो अब मिसेस शाओरेन को और ज़्यादा धचका लगता है। पुलिस भी उन्हें लेकर चली गई थी, पीछे बच जाता है ये साहब। अब फ़ौरन से ही आके निंग से माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैंने पहले बहुत कुछ तुम्हारे साथ गलत किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस सब कुछ में मेरा तो कोई कसूर नहीं था, बस ग्रैंडमा ने ही किया जो किया, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? लेकिन इन साहब को तो उन्होंने पकड़वा के साइड पे ही भेज दिया था। चलो जिंग का भी काम तमाम हुआ। पीछे से ग्रैंडमा तो खुश हो रही होती हैं कि मेरी पोती की लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर आया है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। वो तो इन दोनों के ही हाथ एक दूसरे के हाथ में दे के खुद तो वहाँ से चली गई थी। अब टाइम आ गया था। सिनियान इसे बताता है कि वो जो बचपन में तुमने जिस छोटे लड़के को बुली होने से बचाया था और प्रॉमिस भी किया था कि उससे शादी करोगी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ और तुम्हारा प्रॉमिस करने का टाइम आ गया। ये सुन के अब मन में खुश हो रही होती है कि क्या सच में तुम वही हो? लग तो नहीं रहा है। और वैसे भी बचपन के प्रोमिसेस पे क्या एतबार करना, बड़े होके तो सब कुछ चेंज हो जाता है ना। अब ये एक रिंग निकाल के फ़ौरन से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ऑब्वियसली सी बात है, निंग की तो हाँ ही थी और दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे होते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का ही सीन दिखाया जाता है। निंग ने एक बहुत ही प्यारे से बेबी को जन्म दिया था और यहाँ पे सिनियान उसे बहुत ज़्यादा ही थैंक यू बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा प्यार मिला है, एक बच्चे का बाप भी बना हूँ और इतनी स्वीट सी वाइफ भी मुझे मिली। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा होने के बाद ये दोनों तो फ्री ही थे, पहले उसी की वजह से ही शादी नहीं कर पाए थे, सो लास्ट पे इन्होंने अपनी ही वेडिंग का अरेंज कर लिया था। अब दोनों को तो कोई था नहीं जुदा करने वाला, जो भी इनके दुश्मन थे वो तो ठिकाने पे लग गए। सो इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस क्यूट एंड स्वीट से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।